हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको पढ़ना है एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत। जो इनका एरिक एरिक्सन का सिद्धांत था या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट है, वो फ्रायड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का ही विस्तार है। ये इनके शिष्य थे एरिक एरिक्सन। इन्होंने इनकी थ्योरी जब पढ़ी या फिर इनसे जो कुछ भी सीखा था, तो फ्रायड के अकॉर्डिंग था कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के व्यक्तित्व का जो विकास होता है, वो किसके आधार पर होता है? वो होता है मनोलैंगिक आधार पर। लेकिन इन्होंने इनका विरोध किया। इन्होंने कहा ये बहुत छोटा सा पार्ट है पर्सनैलिटी का, इसका डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी में सोशल और कल्चरल से रिलेटेड चीजों में भी बदलाव आता है। मतलब उनके हिसाब से जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है किसी भी व्यक्ति का, वो सिर्फ लैंगिकता ऐसी चीज नहीं है जो कि उसकी व्यक्तित्व को डिफाइन करती है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करती है। व्यक्तित्व को डिफाइन करना या फिर इन्फ्लुएंस करने का काम सोशल और कल्चर का भी होता है, समाज और संस्कृति का भी उतना ही प्रभाव होता है व्यक्तित्व पर। मतलब कि किसी का व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ मनोलैंगिकता पर आधारित नहीं है, समाज और संस्कृति पर भी आधारित होता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि फ्रायड की जो मनोलैंगिक सिद्धांत था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी, उसी का विस्तार ही एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे की पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है, बच्चे के या फिर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है, वो 8 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। मतलब कि 8 स्टेजेस में स्टेप वाइज स्टेप जो बच्चे की व्यक्तित्व है उसका प्रभाव या विकास जो है वो होता रहता है। इन्होंने कहा ये जो सारी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, ये 8 की 8 स्टेजेस की कुछ विशेषताएं होती हैं और हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ संघर्ष व्यक्ति मानसिक रूप से कर रहा होता है। ठीक है। इन्होंने कहा था हर एक स्टेज में बच्चे की शैशवावस्था लेकर के ओल्ड एज तक बच्चे में कुछ ना कुछ मानसिक इनकी जो थ्योरी है वो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। मतलब इनके वर्ड में ही आया है मनो सामाजिक, मतलब कि जो विकास हो रहा है, जो इनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है समाज और संस्कृति के आधार पर, वो मन से जुड़ा हुआ है। मतलब मानसिक रूप से कुछ संघर्ष या क्राइसिस हैं जो कि शैशवावस्था से ओल्ड एज तक बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति में होते हैं। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यही जो संघर्ष हैं, यही बच्चे के विकास में टर्निंग पॉइंट का काम करते हैं। मतलब कि ये जो संघर्ष उठ रहे हैं, इन संघर्षों को अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो एक तरीके का वर्च्यू या एक तरीके का गुण का डेवलपमेंट होता है। और अगर इस संघर्ष से होकर के उसको टैकल नहीं कर पाया या फिर उस संघर्ष से उबर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, तो फिर एक तरीके का माल डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब कि विस्तार जो है वो कुछ अंश तक रुक जाता है या घट जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हर एक स्टेजेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ क्राइसिस होते हैं, कुछ संघर्ष होते हैं। वो संघर्ष जन्म इन्फेंसी स्टेज से, शैशवावस्था से लेकर के ओल्ड एज तक चलते हैं। और ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं, यही बच्चे के विकास में टर्निंग पॉइंट का काम करते हैं। ये 8 स्टेज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मतलब कि पहली स्टेज में अगर बच्चे का उस लेवल पे जो गुण गुण का विकास होना था, अगर वो हो गया, तो वो गुण उनका, वो वर्च्यू उनका आगे की चीजों के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता जाएगा। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेजमेंट के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, थर्ड फोर्थ को करेगी। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर ईगो या जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हर स्टेज में चाहिए होती है, अगर वो मिल गई, बच्चे ने पा ली, अचीव कर ली, तो उसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता जाता है। और अगर नहीं पाई तो उसी हिसाब से उसका माल डेवलपमेंट वो धीरे 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 गिरता जाता है। गिरता मतलब उसका जो विकास है वो कम होता जाता है या फिर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो ये कहा था एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में। इन्होंने कहा है कि हर एक स्टेज में 2 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से 2 तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, 2 तरीके के जो संघर्ष हैं, वो मन में उठते हैं हर एक स्टेज में। और ये जो 2 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे कि हमने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा था कि हर स्टेज में सही या गलत, राइट या रॉन्ग, इन दोनों चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट उठता है।
तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट उठता है वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, मतलब कि कुछ मानसिक रूप से रिलेटेड या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से रिलेटेड कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं, वो हर स्टेज में उमड़ती हैं। दो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज कैसी, पहली पॉजिटिव या सिंटैटिक, दूसरी नेगेटिव या डिस्टोनिक। इंग्लिश में, हिंदी में दोनों वर्ड्स आपको ये सिंटैटिक और ये डिस्टोनिक दोनों याद करने पड़ेंगे। और अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का पढ़ना है तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके की साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, जो कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में हर स्टेज में बच्चे में आती है। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो टेंडेंसीज हैं, ये दोनों ही टेंडेंसीज के फलस्वरूप एक तरीके का ईगो है उसका विकास होता है बच्चे के मन में। या तो अगर पॉजिटिव है जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो ईगो डेवलप हुआ है, जो ये अहम कह सकते हैं, क्योंकि उससे उनसे प्रभावित थे, फ्राइड से प्रभावित थे, तो उन्होंने अहम का प्रयोग अपनी जो सिद्धांत है उसमें किया था। तो इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप का ईगो है वो डेवलप होता है, वो अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो फिर एक तरीके का गुण स्टेज में आ जाएगा या फिर एक तरीके की मजबूती आ जाएगी उस स्टेज में जो उनके आगे के विकास को प्रभावित करेगी। और अगर ईगो उनका नेगेटिव हुआ या फिर जो डेवलपमेंट हुआ है वो नेगेटिव तरीके से हुआ, तो वो माल डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा, मतलब एक तरीके का ऐसा गुण उनके अंदर आ जाएगा जो कि उनके विकास को पूरी तरीके से रोक देगा। इन्होंने कहा इन दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों तरीके के जो टेंडेंसीज है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज है, उन दोनों में से अगर कौन सी अडॉप्ट की जाए तब किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। इनके हिसाब से अगर वर्च्यू गुण अडॉप्ट किया जाए, इन दोनों ईगोज, ये जो वर्च्यू और माल डेवलपमेंट, इन दोनों में से कोई एक की बात की जा रही है, अगर वर्च्यू को सेलेक्ट किया जाए या फिर वर्च्यू वाली चीज डेवलप हो जाती है, तो फिर उससे जो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स उमड़ रहे होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो आगे की स्टेजेस का विकास होता है उसमें विकास होने में मदद होती है। तीसरी चीज, उनको अपने ऊपर एक तरीके का भरोसा हो जाता है, बिलीफ सिस्टम उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि मैं किसी चीज को कितना कर सकता हूँ या फिर कितना नहीं कर सकता हूँ। तो उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, खुद को लेकर के सेल्फ से रिलेटेड उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और अगर माइल्ड डेवलपमेंट अडॉप्ट करता है कोई भी व्यक्ति, तो उससे क्या होता है, पहली चीज क्या होगी, करंट कॉन्फ्लिक्ट उसका सॉल्व नहीं होगा, इसकी एक प्रेशर माइंड पे रहेगा। दूसरी चीज, आगे का विकास जो है वो किसी ना किसी तरीके से रुक जाएगा, प्रभावित होगा। तीसरी चीज क्या होगी, खुद के ऊपर उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा और उसको खुद पे भरोसा कम होने लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो जो सारी वर्च्यूज के बलबूते पे जो सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था, वो सारी चीजें माल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर वर्च्यू की क्वालिटी उस पर्टिकुलर स्टेज में नहीं आती है तो। ठीक है, तो ये बताया था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने जो ये 8 स्टेजेस दी थी, ये इन्होंने पीरियड्स के फॉर्म में दी थी। पीरियड्स के फॉर्म में मतलब इन्होंने कहा था चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, इन 3 पीरियड्स के फॉर्म में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। चाइल्डहुड में 3 आ गया, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड कह सकते हैं। एडोलेसेंस में 1 आती है और एडल्टहुड में जाकर के आपकी 2 हो जाती है। कौन कौन सी, पहली होगी यंग एडल्टहुड, दूसरी है मिडिल एडल्टहुड और तीसरी है आपकी लास्ट ओल्ड एडल्टहुड। ये 3 तरीके की इसमें आती है, 3 इसमें आती हैं। और एडोलेसेंस में कहीं कहीं अर्ली और लेटर करके बताया जाता है, या फिर चाइल्डहुड में कहीं कहीं 4 स्टेजेस कर दी जाती हैं, मतलब कि जो आपकी चाइल्डहुड है वो अर्ली, मिडिल और लेटर कर दी जाती है। तो इस हिसाब से आपकी 4 इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई और 1 इसमें हो गई। इस तरीके से 8 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। बाद में कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने इनकी थ्योरी का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने इसको एज वाइज डिवाइड कर दिया। जो आप इनकी थ्योरी के आगे पढ़ते हैं, इतने वर्ष से इतने वर्ष तक का बच्चा इस वाली स्टेज में आएगा, तो इन्होंने वर्ष नहीं बताया था, इन्होंने पीरियड बताया था कि चाइल्डहुड में ये स्टेजेस आती हैं, एडल्टहुड में ये स्टेजेस आती हैं, एडोलेसेंस में ये स्टेजेस आती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था।
तो अब देखते हैं इनकी थ्योरी वन बाय वन स्टेजेस कौन कौन सी हैं। अब इन्होंने 3 पीरियड्स बताए थे। पहला चाइल्डहुड पीरियड, दूसरा था एडोलेसेंस पीरियड या एडोलेसेंस पीरियड, और तीसरा एडल्टहुड पीरियड। इस तरीके से इन्होंने 3 पीरियड बताए थे। तो सबसे पहले देखते हैं चाइल्डहुड पीरियड में इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई हैं। तो चाइल्डहुड पीरियड में टोटल 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली इन्फेंसी, शैशवावस्था, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी प्री स्कूल पीरियड या फिर प्ले एज पीरियड, और चौथा है आपका स्कूल पीरियड जो कि है, एज बता देती हूँ, मतलब एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्टेजेस में सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में और पीरियड के हिसाब से ही बताया है। एज वाइज जो बताया गया है वो बाद में जो रिसर्चर और स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बताया था। आप नॉर्मली याद करने के लिए याद रख सकते हैं, जन्म से लेकर के, 0 को आप जन्म मानिए, जन्म से लेकर के जो 18 महीने का टाइम है, या फिर जन्म से लेकर के 1 साल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो पहली स्टेज है वो जन्म से लेकर के 18 मंथ या फिर 1 वर्ष तक का समय है। जो दूसरी स्टेज है वो 2 से लेकर के 3 वर्ष तक की है। जो तीसरी स्टेज है वो 3 से लेकर के 5 वर्ष तक की है। और जो आपकी 4th स्टेज है वो 6 से लेकर के 11 या 12 तक है। ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक की जो है वो स्कूल पीरियड में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था में किस तरीके के वर्च्यू और किस तरीके के माइल्ड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी में आते हैं। इस एज में ट्रस्ट या मिसट्रस्ट 2 तरीके की चीज होती है जो व्यक्तित्व में विकास या फिर विकसित होती है। या तो बच्चे का विश्वास तेज हो जाता है, या फिर विश्वास स्ट्रांग हो जाता है, या फिर अविश्वास हो जाता है उसको किसके ऊपर, जो भी उसके केयर गिवर्स होते हैं, जो भी उसका ख्याल रखते हैं। क्योंकि जो इन्फेंसी स्टेज है उस स्टेज में बच्चा पूरी तरीके से या तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, या फिर जो भी उसका ख्याल रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि पहली स्टेज जो इन्फेंसी टाइम है, जो शैशवावस्था का समय है, उस टाइम पे उसकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा फंडामेंटल होती है, क्योंकि यहीं से उसका जो पर्सनैलिटी का विकास है वो होना शुरू होता है। तो इस टाइम पे अगर उसका विश्वास बन जाता है, या फिर उसका विश्वास अपने केयर टेकर, केयर गिवर उनके ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर उसकी एक आशा बन जाती है कि जो बड़े होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और हमें उनकी बात को मानना चाहिए। तो अगर इस एज में विश्वास वाली जो पर्सनैलिटी या विश्वास वाला जो वर्च्यू है अगर वो डेवलप हो जाता है तो उससे बच्चे के अंदर आशा आ जाती है। ठीक है, और अगर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, मतलब जो केयर गिवर्स हैं वो उनके बच्चों के लिए, या फिर बच्चे रो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, अगर इमोशनली उनके लिए अनअवेलेबल हैं, इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट नहीं है, या फिर जब उनको भूख लग रही है तब उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, जब उनको प्यास लग रही है उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है, तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो उनका जो पेरेंट्स है या केयर गिवर है उनके ऊपर से विश्वास हट जाता है और उनके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, जिससे कि आशा उनकी बिल्कुल ही समाज से हट जाती है। ठीक है, और जो माल डेवलपमेंट है, विश्वास होने से उनके अंदर आशा का डेवलपमेंट होगा, जिससे कि आगे चल के उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो बड़ों की हेल्प लेंगे, एल्डर्स की हेल्प लेंगे। और अगर अविश्वास जागृत हो जाता है तो फिर इससे उनके अंदर निकासी का भाव आ जाएगा, वो किसी से कुछ पूछना या फिर किसी से कुछ सपोर्ट लेना या फिर गाइडेंस लेना, इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। तो माल डेवलपमेंट क्या आ जाएगा, विड्रॉल का या फिर निकासी का। और अगर फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने इस स्टेज को ओरल स्टेज या मौखिक चरण कहा था। जो एरिक्सन ने बताया है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बताया कि बच्चा मानसिक रूप से समाज से या तो समाज पर विश्वास करने लगता है या तो अविश्वास करने लगता है। अगर उसकी विश्वास का डेवलपमेंट हो गया इस स्टेज में तो फिर वो उसके अंदर आशा डेवलपमेंट हो जाएगी, होप आ जाएगी, यहाँ किसी से कुछ हेल्प लेनी है तो एल्डर से हम ले सकते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, इस स्टेज में आकर के इसकी बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या पूर्व बाल्यावस्था, ये स्टेज होती है स्वायत्तता या फिर संदेह शर्म की, मतलब कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में तो बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर के ऊपर। इसमें बच्चा अपने केयर गिवर से एक्सपेक्ट करता है कि छोटी छोटी चीजों में उसे खुद से अपने सिंपल एक्शंस जो हैं वो करने के लिए उसको फ्रीडम दे। इस एज में बच्चे की जो छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं उनको
पेरेंट्स को या केयर गिवर को चाहिए कि वो उसकी छोटी छोटी चॉइसेस को उसके ऊपर छोड़ दें कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये जो सिंपल एक्शंस और चॉइसेस हैं, अगर बच्चे को अपने केयर गिवर से इनके लिए इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी का भाव या स्वायत्तता का भाव जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर इच्छा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर उसको फ्रीडम मिलेगी तभी तो उसको समझ में आएगा कि विल जैसी भी कोई चीज होती है, हमारी इच्छा भी मायने रखती है, या फिर हमारी फ्रीडम के हिसाब से हम कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमको खुद से डिसाइड करना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। अगर उनको ये फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो उनको खुद पे संदेह होने लगेगा, और वो जब पब्लिक में जाएंगे या फिर जब सोशल इंटरेक्शन उनका स्टार्ट होगा तब उनके अंदर शर्म की भावना आएगी। मेनली इस टाइम पे क्या होता है, केयर गिवर को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चा जब कुछ छोटे छोटे काम होते हैं उनको खुद से करने लग जाता है 2 से 3 के वर्ष में, तो उसको बहुत खुशी फील होती है, उसको ऑटोनोमी वाला भी फील आता है, मतलब उसको लगता है कि वो फ्रीडम उसको मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है, तो उसके अंदर इच्छा का जन्म होता है, जिससे कि पर्सनैलिटी उसकी इस बात पे आधारित होती है कि कल को कोई भी सिचुएशन या ऐसी चीज आ रही है तो वो खुद से डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग हो जाता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो बच्चे के खिलौने वगैरह है उसमें उनसे पहले चॉइस पूछनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है। जब आप उनको कोई खाने की चीज दे रहे हैं उसमें पूछिए कि आपको क्या पसंद है। तो इन सब कुछ चीजों के थ्रू उनके अंदर स्वायत्तता का भाव जागृत किया जा सकता है, जिससे उनके अंदर विल या फिर इच्छा का डेवलपमेंट होगा, उनकी पर्सनैलिटी में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे इनके अंदर कंपल्सन या बाध्यता की भावना आएगी, वो बचपन से ही बहुत मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का फील करेंगे, कि मतलब वो अपनी जो चॉइसेस हैं उनको नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उनको नहीं बता सकते हैं, या फिर उनका अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, एक्सक्रीशन वगैरह, अगर ये चीज उनको नहीं सिखाई जाएगी तो उनको समाज में शर्म आती है। कोई छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, ऐसे कह दिया जाएगा अगर वो ऐसा कुछ कर देते हैं तो फिर उनको शर्म फील होती है कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया। तो ये चीज किसकी वजह से होती है, अगर उनको बाध्यता दी जाती है या फिर उनको छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं वो खुद से करने की फ्रीडम नहीं मिलती है। और फ्राइड ने इस स्टेज को क्या बोला था, एनाल स्टेज बोला था। तो ये थी स्टेज 2 जो 2 से 3 वर्ष के बच्चों में देखी जाती है। बात करते हैं स्टेज 3 की, जो 3 से 5 वर्ष की है। इसको प्ले एज पीरियड या फिर प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है। अब बच्चे का पहला सोशल इंटरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्ले एज पीरियड है, कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट उनका एडमिशन होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 3 से 5 में प्ले एज वाले जो स्कूल होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। मतलब सिंपली वो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ इतना आप समझिए। नॉर्मली सोशल इंटरेक्शन मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलना, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना उनको इस एज में पसंद आता है, तो उनका थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर उनको उसके लिए इनिशिएटिव्स करने का मौका दिया जाए, उसके लिए उनको काम करने का, सिंपल एक्शंस वगैरह करने का उनको परमिशन दी जाए। अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी थी जो सीखी थी घर से, उनको वहां से फ्रीडम मिली और उनके अंदर इच्छा का उनकी पर्सनैलिटी में जन्म हुआ। अगर यहाँ ये सक्सेसफुली हो जाता है तो आगे की स्टेज में उनको कोई भी चीज करनी है तो वो पहल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा लीडरशिप वाली क्वालिटी आ जाएगी। उनको फ्रीडम दी गई तो फ्रीडम देने से कुछ उनके अंदर डिसीजंस लेने की थिंकिंग आई, उनके अंदर विल का डेवलपमेंट हुआ। तो इससे क्या होगा, वो इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर देंगे, वो लीड करना स्टार्ट कर देंगे, छोटी छोटी जो टोलियों में घूमते हैं उसमें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके अंदर गिल्ट का भाव आएगा, उनको अपराध भाव महसूस होगा, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, बाकी बच्चे तो कितने स्ट्रांग हैं। तो ये सब चीजें जो है वो इस एज में बच्चे के अंदर आ जाती है। तो अगर इनिशिएटिव्स की भावना डेवलप हो गई तो उससे उनको एक उद्देश्य मिल जाता है, एक उनको समझ में आ जाता है कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट है और किस चीज में नहीं है। और अगर गिल्ट भाव आ जाता है तो इससे रुकावट पैदा हो जाती है इसी टाइम से उनके डेवलपमेंट में। फिर बात करते हैं 4th स्टेज की, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष की। अब उन्होंने स्कूल में एंटर किया। स्कूल में एंटर करने के बाद क्लास में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसी सारी चीजें होती हैं, मॉनिटरिंग का काम है, ये सारी चीजें बच्चों को दी जाती है। तो अगर उन्होंने इन दोनों स्टेजेस में अच्छे से उनका डेवलपमेंट हुआ है,
लीडरशिप वगैरह का, तभी तो इस स्टेज में वो उस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। इस स्टेज में क्या होता है, क्लास में बच्चों से कंपटीशन बहुत होता है, प्रोडक्टिविटी वगैरह बहुत आती है, अगर डेवलपमेंट ठीक तरीके से हुआ है थर्ड स्टेज में तो। अब वो क्या करेंगे, बहुत सारा उनको काम करने में या फिर हर चीज में पार्टिसिपेट करने में, इंडस्ट्रियल होने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो खुद से आगे आकर के हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, वहां से इनकी इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग आ जाती है, यहाँ से उनको इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर वो हर चीज में इंफीरियोरिटी फील करेंगे, हीनता की भावना आ जाएगी। हीनता की भावना क्यों आ गई, क्योंकि वो किसी भी चीज में इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज की पार्टिसिपेट करना है वो बोल नहीं पा रहे कि हाँ मुझे भी खेलना है या फिर मुझे इसमें आना है। लीडरशिप की भावना नहीं है उनके अंदर, किसी चीज को लीड नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो उनकी ठीक नहीं आ पा रही है, क्लास में आंसर्स देने हैं वो आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब वजह से उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है कि बाकी बच्चे तो आंसर भी कर पा रहे हैं, इस चीज को इतना अच्छा एक्शन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये सब ना करने के कारण उनको हीनता की भावना डेवलप हो जाती है। और अगर इंडस्ट्रियल बच्चे होते हैं या फिर लीडरशिप वाली क्वालिटी है, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है और कॉम्पिटेंस, क्षमता की भावना आ जाती है, तो उनकी पर्सनैलिटी का एक गुण बन जाता है क्षमता या फिर कॉम्पिटेंस। और अगर इंफेरिटी की भावना आ गई तो पैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, ना क्वेश्चनिंग करेंगे, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंडल्ज होंगे, ना ही लीडरशिप वाला कोई काम करेंगे। तो ये सारी चीजों में क्या आ जाती है, पैसिविटी आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है उस बच्चे में, अगर ये सब सक्सेसफुल बाकी सारी स्टेजेस में नहीं हुआ तो। और फ्राइड ने क्या बोला था, इस स्टेज को लेटेंसी स्टेज बोला था। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनको स्टडी करने के बाद बोला कि यही 4 स्टेजेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, यही 4 रिपीट होती रहती हैं आगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, इसके आगे भी 4 स्टेजेस एरिक एरिक्सन ने बताई हुई है। ठीक है, तो ये आपकी 4 स्टेजेस थी। अब चाइल्डहुड पीरियड हो गया, अब देखते हैं एडोलेसेंस पीरियड में इन्होंने क्या बताया है। एडोलेसेंस पीरियड और एडल्टहुड पीरियड, बात करते हैं इन दोनों पीरियड की। एडल्टहुड में केवल एक ही आता है, एडोलेसेंस पीरियड में केवल एक ही आता है, एडोलेसेंस पीरियड, किशोरावस्था। और इसके अलावा जो एडल्टहुड पीरियड है मतलब प्रौढ़ावस्था है, उसमें 3 आता है, यंग शुरुआती, मिडिल मध्य, और ओल्ड बुढ़ापे वाली स्टेज। जो एडोलेसेंस पीरियड है वो आपकी 6 से लेके 12 तक जो आपका स्कूल एज था वो था, और जो एडोलेसेंस पीरियड है, एडोलेसेंस एज पीरियड है, ये कब से आएगी आपकी 12 से लेकर के 18 तक। 6 से 12 अर्ली स्टेज, या फिर आप कह सकते हैं 6 से 12 स्कूल एज पीरियड और 12 से 18 एडोलेसेंस पीरियड। उसके बाद ये है आपकी यंग 18 से 40। फिर बात करते हैं मिडिल की, तो मिडिल है आपकी 40 से 65, और जो स्टेज 8 है ओल्ड एडल्टहुड पीरियड, वो है आपका 65 प्लस। 65 प्लस जो एज होती है वो जाएगी स्टेज 8 में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडोलेसेंस पीरियड की, मतलब कि 5th स्टेज की। 5th स्टेज क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अब जब स्कूल एज पीरियड में बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी आ गई, और ये वाला जो मॉल डेवलपमेंट वाला था वो इंफीरियोरिटी का था, और गुण उसके अंदर कौन सा आया था, इंडस्ट्रियल का, मतलब कि इंडस्ट्री या फिर उद्यमी, उद्योग वगैरह। तो अगर वो स्कूल एज में हर चीज में लीडरशिप कर रहा है, हर जगह उसको तारीफ मिल रही है, हर जगह वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्रेड अच्छे आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा है, हर चीज में वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर रहा है, फ्रीडम है उसके पास, तो क्या करेगा वो, अपनी उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी मतलब किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी बच्चे के जो वैल्यूज होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, या फिर सोसाइटी में, समाज में लोग उसे किस तरीके से पहचानते हैं, किन किन चीजों की वजह से वो कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान मानता है, उसी को अपनी आइडेंटिटी मानता है। तो अगर सब कुछ उसका पॉजिटिव उस पे चल रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके चल रहा है, तो इससे क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी, और वो साइको सोशल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा और बेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि
सोसाइटी से उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो मानसिक रूप से उसका किस तरीके की पर्सनैलिटी होगी कि वो खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, उसके अंदर और ज्यादा उद्देश्य और बहुत सारी चीजें आएंगी कि हम ये और ज्यादा काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल उसका बिहेवियर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी की वजह से ये सारी चीजें हो जाएगी, जिसके अंदर उसकी मतलब जिसकी वजह से उसके अंदर जो वर्च्यू है, गुण कौन सा डेवलप हो जाएगा, फिडेलिटी का या फिर अंतरंगता का। अंतरंगता मतलब सोसाइटी में वो इंटरेक्शन वगैरह करने में हिचकिचाएगा नहीं, उसका किसी के साथ भी उठना बैठना होगा तो इंटरेक्शन बढ़िया होगा, वो अच्छे से हंसेगा, बोलेगा, सब कुछ कर पाएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, तो फिडेलिटी, अंतरंगता की भावना आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आइडेंटिटी कंफ्यूजन का भाव आ जाएगा। आइडेंटिटी कंफ्यूजन मतलब उसको अपनी भूमिका को लेकर के भ्रम हो जाएगा, मतलब कि कोई उसको जान नहीं रहा है, कोई उसको पहचान नहीं रहा है, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो मेंटल थिंकिंग्स हैं ये उसके माइंड में चलती रहेंगी, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिटी कंफ्यूजन का भाव डेवलप हो जाएगा, और इसकी वजह से वो सोसाइटी से खुद को अलग करना स्टार्ट कर देगा। रेपुडिएशन या फिर अलगाव, इस तरीके का जो माल डेवलपमेंट है वो बच्चे में फिर देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो विकास का रुकना है या विकास का पीछे की तरफ जाना है, नेगेटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव ग्रोथ बच्चे का होना, अलगाव या रेपुडिएशन के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, रेपुडिएशन वाली, मतलब हर चीज में सोशल फंक्शंस होंगे या फिर सोशल गैदरिंग होगी कहीं पे, तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करेगा। किस उम्र में, 12 से 18 की उम्र में। अब बात करते हैं एडल्टहुड पीरियड की। 18 से 40 वर्ष का जो व्यक्ति है उसमें अगर आइडेंटिटी उसकी अच्छे से डेवलप हो गई, उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली, वैल्यूज, बिहेवियर, सोसाइटल इंटरेक्शन, इन सब चीजों की वजह से, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंटीमेसी की भावना आ जाएगी, अंतरंगता की भावना आ जाएगी, जिससे कि वो किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, और वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी जो उसकी क्लोज रिलेशनशिप होगी या फिर पार्टनरशिप होगी, वो सब उसकी बढ़िया हो जाएगी। तो फिर इस फील्ड में भी उसका अच्छा ग्रोथ या और डेवलपमेंट होगा। और अगर उसने यहाँ पे अलगाव की भावना ले ली थी तो फिर उससे आइसोलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, वो लोगों से अलग होने लगेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से वो समाज से दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा या फिर डिस्टेंसिएशन का काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कब होगा, एडल्टहुड पीरियड का जो 18 से 40 वर्ष का समय है उसमें। नेक्स्ट बात करें अगर स्टेज 7 की, जो कि है 40 से 65 वर्ष की। अगर उसने ये दोनों वर्च्यू, क्लोज रिलेशनशिप बना लिया, अच्छी पार्टनरशिप बना ली, इंटरेक्शन समाज के साथ अच्छा कर लिया, तो इसकी वजह से अब वो सेटल हो गया लाइफ में। इसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करेगा, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे, जो कुछ भी उसने सीखा था, वो सब चीजों को वो दूसरों को ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। जो सोशल सर्विस है, लोगों की सेवा करना है, लोगों का देखभाल करना है, लोगों की पेरेंटिंग करनी है, तो ये सारी चीजें वो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि उसके अंदर जनरेटिविटी डेवलप हो जाएगी, वो उत्पादकता का काम करने लगेगा, जो कुछ भी उसने प्रोड्यूस किया उसको रिप्रोड्यूस करेगा लोगों के पास या फिर ट्रांसफर करेगा। अगर उसने दूरी बना ली तो दूरी की वजह से क्या होगा, उसकी हर चीज में क्या है, ठहराव आ जाएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। उस ठहराव का कारण क्या बनेगा, समाज से वो अस्वीकृति उसको मिलने लगेगी। उस अस्वीकृति की वजह से वो लोगों के पास उठना बैठना और इंटरेक्शन वगैरह बंद कर देगा। जब वो उसके पास नेगेटिव एक्सपीरियंस भी अगर होंगे कि वो लोगों को ऐसी चीजें बता सकता है कि क्या चीजें नहीं करने से लोगों का डेवलपमेंट होता है, तो वो चीज भी वो नहीं करेगा। वो कितनी भी लाइव दुनिया में कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही हो, कितना भी बड़ा कहीं तूफान आ गया है, फ्लड आ गया है, ड्रॉट आ गया है, या फिर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब मेंटली अस्वीकृति की भावना में आ गई। उसने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कर ली कि अब उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, फिर लास्ट आती है स्टेज 8, जो कि है ओल्ड एडल्टहुड पीरियड, जो कि 65 प्लस की होती है। इसमें इंटेग्रिटी वर्सेस डिसपेयर या फिर अखंडता बनाम निराशा की भावना आ जाती है। इसमें क्या है, इंटेग्रिटी, अखंडता। अब वो समाज से उसने जनरेट जो भी चीजें उसने सीखी थी, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे, जो भी पेरेंटहुड वाली क्वालिटीज थी, उन सब चीजों को वो ट्रांसफर कर रहा है, लोगों की देखभाल कर रहा है, सोशल सर्विस कर रहा है, तो उसके अंदर एक अखंडता की पर्सनालिटी आ जाएगी। उसकी जो पर्सनैलिटी वो इंटेग्रिटी वाली बन जाएगी, सबके साथ एक हो जाएगा, हर कोई उसको पहचानेगा, हर कोई उसको जानेगा, हर कोई उसके साथ उठना बैठना चाहेगा। तो जो वर्च्यू पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट हुआ जिस गुण का, वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान हो जाएगा,
हर चीज में उसकी जो विजडम वाली थॉट्स हैं वो होने लगेंगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर निराशा का भाव आ जाएगा और लोगों से उसको तिरस्कार मिलने लगेगा, डिस्डेन की पर्सनैलिटी उसकी बन जाएगी। तो ये था बाकी के जो 4 स्टेजेस है, टोटल 8 स्टेजेस जो कि एरिक एरिक्सन ने दी थी फ्रायड की थ्योरी को एक्सपेंड करके। इनकी जो ये 4 वाली है वो लगभग स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये बस क्यों रिपीट करके जो बाकी की 4 उन्होंने बताई थी इन्हीं को रिपीट कर करके इसमें बताया है। आपको भी जब आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि काफी ज्यादा रिपीटेशन है आगे की इन 4 स्टेजेस में। यहीं पे आकर के आप स्टॉप कर सकते थे जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से वो भी सिर्फ एडोलेसेंस पीरियड मतलब स्टेज 5 तक है। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम स्टेज 5 तक पूछे जाते हैं। इसके आगे स्टेजेस की आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपके सिलेबस या उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद इनकी वाइफ थी जॉन एरिक्सन, उन्होंने 9th स्टेज भी इसमें ऐड की थी। इनके हिसाब से 65 के बाद के भी जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता रहता है। अब इनका एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि इनके हिसाब से, एरिक एरिक्सन के हिसाब से जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब अगर इस स्टेज में आइडेंटिटी आ गई या फिर आइडेंटिटी क्रिएट हो गई तो फिर पर्सनालिटी में ठीक है आगे का जिस तरीके से डेवलपमेंट है वो तो होता रहेगा। लेकिन अगर स्टेज 5 में आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं होती है तो फिर आइडेंटिटी कंफ्यूजन की वजह से इनकी सारी की आगे की जो जिंदगी है वो उसी तरीके से बीतेगी। मतलब उनका कहने का मतलब है कि स्टेज वाइज जैसे इन्होंने बताया है ऐसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो इनके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स या रिसर्चर्स वगैरह हैं या फिर और उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहने का मतलब था कि रिजिड किसी भी तरीके से पर्सनैलिटी नहीं होती है। किसी के अंदर आइडेंटिटी जो फीलिंग आइडेंटिटी वाली पर्सनालिटी है या फीलिंग है वो किसी के अंदर 30 में भी जाकर के डेवलप हो जाती है, किसी के में 20 या 12 की एज में ही डेवलप हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो 12 से 18 की ही एज में इसका डेवलपमेंट हो सकता है सब कुछ पाने के बाद भी लास्ट में जरूरी नहीं है कि इंटेग्रिटी की जो भावना है वही उसके में डेवलपमेंट होता रहे। उसके अंदर निराशा का भी भाव देखा जाता है, उसने कितनी भी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली हो। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके स्टेजेस को लेके, आगे की स्टेजेस को लेके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन है ना, याद कर लीजिएगा ये इतनी स्टेजेस है आपकी एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में। अब आगे से नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के में रोल टीचर का क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो ये 2 कुछ पॉइंट्स है, मतलब आगे की जो यूनिट है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।